इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में, जिसको HPLC भी कहा जाता है। सबसे पहले हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और फिर हम मेन टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं उनके अंदर लो प्रेशर पम्प्स यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर है वो विद इन आवर्स कंप्लीट होता है। जो लो प्रेशर है या लो फ्लो रेट है वो इस वजह से रिक्वायर होता है ताकि प्रोटीन्स जो कि इस सैंपल के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो जो है क्या कर सकें, क्रोमेटोग्राफिक बीड्स के साथ कांटेक्ट में आ सकें। अब प्रोटीन्स जो हैं इस सैंपल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अब क्या होगा कि जब प्रोटीन्स जो हैं वो यहाँ से सैंपल के थ्रू जो है इस कॉलम के अंदर आएंगी, यहाँ पे हमारे पास बीड्स प्रेजेंट होते हैं सर्कुलर फॉर्म में। अब बीड्स का जो सरफेस होता है वो पोरस होता है, तो जब प्रोटीन्स इस सरफेस के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगी बीड्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, तो उसको हम कन्वेक्टिव फ्लो कहेंगे। यूजली जो प्रोटीन्स हैं बीड्स के अंदर तब एंटर होती हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, तो ये इस वजह से स्लो प्रोसेस है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें विद द लिक्विड फ्लो तो क्या होगा, प्रोटीन्स इसी तरह कॉलम से बाहर आ जाएंगी और एड्जॉर्ब नहीं होंगी बीड की सरफेस पे, जिसका क्या डिसएडवांटेज है कि प्रोटीन की बैंड स्प्रेडिंग हो जाएगी और रेजोल्यूशन जो है वो लॉस हो जाएगी। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो क्रोमेटोग्राफिक फ़्लो रेट है वो इंक्रीज़ ही रहे और हमारा रेजोल्यूशन लॉस ना हो, तो हमें क्या चाहिए, माइक्रो पर्टिकुलेट स्टेशनरी फेज़ मीडिया चाहिए जिसका डायमीटर बहुत ज़्यादा नैरो हो। अब नैरो डायमीटर की वजह से क्या होगा कि प्रोटीन जो है उसके पास इनफ टाइम आ जाएगा कि वो जो है पोरस पार्टिकल के अंदर डिफ्यूज़ इन या डिफ्यूज़ आउट हो सके। जितना डायमीटर रिड्यूस होगा उतना प्रेशर इंक्रीज़ होगा और विद इन मिनट्स जो है क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा। फिर आता है कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो कौन से हैं कि क्यों HPLC को HPLC कहा जाता है, मतलब कि इसका नाम क्यों रखा गया हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये जो वर्ड है हाई परफॉर्मेंस, ये रेजोल्यूशन को शो कर रहा है, क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन जो होती है HPLC की वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। रेजोल्यूशन क्या होती है, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू कंपोनेंट्स, तो इस वजह से इसको हाई परफॉर्मेंस का नाम दिया गया है। फिर जो टर्म है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, वो इस वजह से कहा गया क्योंकि इसके अंदर जो मोबाइल फेज़ है वो हमारे पास लिक्विड होता है। हर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के अंदर एक मोबाइल फेज़ होता है, एक स्टेशनरी फेज़ होता है। तो जो HPLC है उसके अंदर जो मोबाइल फेज़ है वो लिक्विड की फॉर्म में होता है, इस वजह से ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि जो HPLC की सक्सेसफुल एप्लीकेशन है वो कैसे पॉसिबल हुई। वो इस तरह पॉसिबल हुई कि उसके अंदर पंप्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। जो पंप्स हैं वो हाई प्रेशर जो है वो इंसर्ट कर देते हैं कॉलम के ऊपर, और दूसरा ये कि प्रेशर रेजिस्टेंट क्रोमेटोग्राफिक मीडिया जो है वो यूज़ किया गया HPLC के अंदर, जिसकी वजह से इसकी सक्सेसफुल एप्लीकेशन पॉसिबल हुई। अब इसके फंक्शन क्या हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सैंपल प्रेजेंट है जिसके अंदर एक मिक्सचर है। अब ये जो मिक्सचर है ये हमारा सैंपल है, हमने इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट जो है वो सेपरेट आउट करना है, तो हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, HPLC का मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इस कंपोनेंट की मेजरमेंट करनी है कि कितनी क्वांटिटी में इस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, वो भी हम HPLC से फाइंड आउट कर सकते हैं। और थर्ड, ये हमें हेल्प करता है अगर ये सैंपल अननोन है, हमें नहीं पता ये प्रोटीन इन नेचर है या कोई और इसकी नेचर है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी हम HPLC के थ्रू कर सकते हैं। फिर इसका आता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल जो है वो ये है कि ये पोलैरिटी की बेसिस पे जो है वो प्यूरिफिकेशन करता है। पोलैरिटी क्या है कि द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल टू लाइक और डिसलाइक वाटर, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स के पास टेंडेंसी होती है कि वो लाइक करें वाटर को, और इनको पोलर या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिसलाइक करते हैं वाटर को, तो इनको हाइड्रोफोबिक या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो पोलैरिटी की बेसिस पे जब भी प्यूरिफिकेशन होगी तो वो HPLC के अंदर होगी। फिर हमारे पास आता है कि कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं HPLC के। HPLC के अंदर तो सबसे पहले इसका स्टेशनरी फेज़ आता है। स्टेशनरी फेज़ इसका इस कॉलम की फॉर्म में जो है, इस क्यूब की फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होता है। अब ये जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर सॉलिड एब्जॉर्बेंट मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि बहुत क्लोजली पैक्ड होता है। इसके अंदर सिलिका भी यूज़ हो सकता है, एल्यूमिना वगैरह भी यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से रेजोल्यूशन इंक्रीज़ हो जाती है और इस वजह से इसको हाई परफॉर्मेंस कहा जाता है। अब जो HPLC है वो एनालिटिकल पर्पसेस के लिए भी यूज़ की जा सकती है और प्रिपरेटिव पर्पसेस के लिए भी यूज़ की जा सकती है, मतलब कि ये सेपरेशन का काम भी कर सकती है
ठीक है, एनालिटिकल पर्पसेस में ये सेपरेशन का काम करेगी। और यहाँ पे अगर हम इसको यूज़ करें तो ये प्रिपरेटिव के लिए क्या करेगी, आइसोलेशन और इसके अलावा प्यूरिफिकेशन का काम करेगी। तो इसके ये दो मतलब इन दोनों के लिए हम HPLC को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एनालिटिकल पर्पसेस कर रहे हैं, मतलब एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो कॉलम है उसका डायमीटर 4 to 4.6 होगा और लेंथ 10 to 30 सेंटीमीटर होगी। और अगर हम प्रिपरेटिव के लिए हम HPLC कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो कॉलम का डायमीटर है 80 सेंटीमीटर और लेंथ ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर होगी। फिर दूसरा जो इसका मेन कॉम्पोनेंट है वो सैम्पल है, जिसको एनालाइट भी कहा जाता है। ये कुछ भी हो सकता है हमारे पास जो हमारे इंटरेस्ट का हो, हमने फाइंड आउट करना हो, हमने उसको सेपरेट करना हो, आइडेंटिफिकेशन करनी हो उसकी, तो ये सैंपल कहलाता है, ये एनालाइट कहलाता है। ये ब्लड कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, कोई टॉक्सिक मटेरियल भी हो सकता है, तो कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, फंजाई का, प्लांट का, एनिमल का, तो वो हमारे पास सैंपल होता है। सैंपल में 2 स्टेप्स होते हैं कि उसको हम लोड करवा सकते हैं और इसके अलावा उसको हम इंजेक्ट करवाते हैं। लोडिंग में क्या होता है कि हम एक इंजेक्शन के थ्रू इस HPLC के अंदर उसको लोड करवाते हैं। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स, ये इनएक्टिव हैं, मतलब कि ये कनेक्टेड नहीं है कॉलम के साथ। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे अभी कॉलम की तरफ जो है ये जो सैंपल है वो नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं। अब जब हम इसको इंजेक्ट करवाएंगे तो ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं ये खुल जाएंगे और कॉलम की तरफ जो सैंपल है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह जो है सैंपल जो है इंजेक्ट करवाया जाता है या फिर लोड करवाया जाता है। फिर थर्ड हमारे पास आता है मोबाइल फेज़। मोबाइल फेज़ जो है इस तरह रिजर्वॉयर्स के अंदर जो है सॉल्वेंट फॉर्म में जो है प्रेजेंट होता है। अब इस स्लाइड के अंदर जो है वो वर्किंग ऑफ HPLC बताई हुई है। सबसे पहले जो डिफरेंट पार्ट्स हैं HPLC सिस्टम के वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है सॉल्वेंट रेजर्वॉयर। इस सॉल्वेंट रेजर्वॉयर के अंदर जो है ये हमारा मोबाइल फेज़ होता है। फिर उसके बाद आता है डाइगेसर और पंप। ये दोनों जो हैं हमारे पास हेल्प करते हैं कि वो जो डिज़ोल्व्ड गैसेस सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट हैं उनको रिमूव करने का काम जो है वो डाइगेसर और पंप परफॉर्म करते हैं। अब सैंपल जो है इस इंजेक्शन के थ्रू जो है इंजेक्टर की तरफ जाएगा और वही लोडिंग और इंजेक्टिंग के मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो सारा लोड हो जाएगा और फिर इंजेक्ट हो जाएगा हमारा सैंपल, और फिर वो किधर जाएगा, कॉलम की तरफ आ जाएगा। कॉलम के बाद वो जो मटेरियल है हमारा कंपोनेंट है वो एक कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट जो है वो मतलब एल्यूट आउट हो जाएगा और जो सिग्नल है वो जनरेट हो जाएगा। सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए आगे डिटेक्टर प्रेजेंट है जो कि उसको डिटेक्ट करेगा और फिर डिटेक्टर जो है उसे एक सिस्टम की तरफ भेज देगा जो कि उसको रिकॉर्ड कर देगा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। ये क्रोमेटोग्राम की फॉर्म में हमें शो हो जाता है। अब अगर हम जो है रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी जो है उसकी एग्जांपल लें तो रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि हमारे पास जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब कि ये जो है ये पार्ट ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक होता है, इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे पास मोबाइल फेज़ है मतलब कि ये वाला पार्ट ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है, तो इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो होता है हम इस पूरे सिस्टम से बफ़र को पास करते हैं। बफ़र को इसलिए पास किया जाता है ताकि ये कॉलम को प्रिपेयर कर सके सेपरेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। तो जब हम बफ़र को पास करेंगे तो रिकॉर्डर के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन जनरेट हो जाएगी जिसको बेस लाइन कहा जाता है। फिर जो है बफ़र जब पास हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि मोबाइल फेज़ जो है जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर है वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे सैंपल के अंदर बोथ हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होंगे, जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होंगे सैंपल के अंदर, वो यहाँ पे इस कॉलम के अंदर स्टिक कर जाएंगे क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। जबकि जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल सैंपल के अंदर होंगे वो मोबाइल फेज़ के साथ मिक्स होके इस कॉलम से नीचे की तरफ मूवमेंट शो करेंगे। तो जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं सैंपल के अंदर वो बहुत स्लो मूव करेंगे क्योंकि वो स्टेशनरी फेज़ के साथ अटैच हो गए हैं, जबकि जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं वो मोबाइल फेज़ के साथ मिक्स होकर बहुत फास्ट मूवमेंट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास एक कलेक्टिंग ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसके अंदर जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगे।
अब जब हमने ये वाला सारा प्रोसेस किया है जिसके अंदर हमारे पास हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर आए हैं, तो इस केस में हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट था वो इस तरह था कि हमारे पास मोबाइल फेज़ के अंदर 10% जो है वो 10% जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था और 90% वाटर प्रेजेंट था। अब हमने क्या करना है, हमने सैंपल के अंदर जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जो कि यहाँ पे अटैच हो गए हैं स्टेशनरी फेज़ के साथ, इनको भी सेपरेट आउट करना है। तो इनको हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं? अगर हम इस जो मोबाइल फेज़ है उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चेंज कर दें। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हम कैसे चेंज करेंगे? अगर हम वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को 10% कर दें और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन को 90% कर दें, तो वो मोबाइल फेज़ जो है वो हाइड्रोफिलिक से हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। अब वो जो है जब मोबाइल फेज़ यहाँ से जो है वो पास होगा और इस तरफ आएगा, तो यहाँ पे वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो स्टेशनरी फेज़ के साथ अटैच हैं वो अब हाइड्रोफिलिक हो गए हैं। अब वो जो है इजीली जो है कलेक्ट हो सकते हैं और इल्यूट आउट हो सकते हैं एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। एज ए रिज़ल्ट हमारे पास एक और कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर दूसरे जो पहली वाली ट्यूब के अंदर हमारे पास हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स थे, अब इस वाली ट्यूब के अंदर जो है हमारे पास हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस तरह जो है दोनों ट्यूब्स जो हैं वो हमें हेल्प करती है डिफरेंट कंपोनेंट्स को कलेक्ट करने में। इस केस में जब हमारे पास हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो है वो सेपरेट आउट हुए हैं तो हमारे पास एक पीक जनरेट हुई है। फिर जब हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स सेपरेट आउट हुए तो फिर अगेन एक पीक जनरेट हो जाती है। तो इस तरह हमारे पास क्रोमेटोग्राम जो है वो शो किया जा सकता है इस रिकॉर्डर के ऊपर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ HPLC कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ HPLC में हमारे पास पोलैरिटी की बेसिस पे दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास नॉर्मल फेज़ HPLC होता है और एक रिवर्स फेज़ HPLC होता है। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि हर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के अंदर एक मोबाइल फेज़ प्रेजेंट होती है, एक स्टेशनरी फेज़ प्रेजेंट होती है। तो मोबाइल फेज़ जो है नॉर्मल फेज़ HPLC के अंदर हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब नॉन पोलर होती है, और जो स्टेशनरी फेज़ है वो हाइड्रोफिलिक होती है, मतलब कि पोलर होती है। और रिवर्स फेज़ HPLC के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो मोबाइल फेज़ है वो हाइड्रोफिलिक होगी, पोलर होगी, या फिर स्टेशनरी फेज़ हाइड्रोफोबिक होगी, मतलब नॉन पोलर होगी। ये दोनों मेथड एक दूसरे के रिवर्स हैं। अब सबसे पहले हम ये वाला मेथड पढ़ लेते हैं, रिवर्स फेज़ HPLC। हम वापस इस डायग्राम पे आते हैं और यहाँ से जो है इसको रीड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम बफ़र को जो है इस पूरे सिस्टम से पास करते हैं। बफ़र क्या करेगा? बफ़र जो है हमारे पास जो सेपरेशन मतलब हमारे पास सेपरेशन के लिए उस पूरे कॉलम को प्रिपेयर कर देगा। उसके बाद जो जैसे कि रिवर्स फेज़ में मैंने बताया कि रिवर्स फेज़ में क्या होता है कि हमारे पास जो स्टेशनरी फेज़ है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ये हमारे पास स्टेशनरी फेज़ है और ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक है। इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोफोबिक है। अब इसको हम हाइड्रोफोबिक कॉलम को कैसे बनाएंगे? जब हम इसके साथ C18 अटैच कर देंगे, C18 ग्रुप। और ये हमारे पास मोबाइल फेज़ है जो कि हमारे पास क्या है? हाइड्रोफिलिक है। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोफिलिक है। अब जो हाइड्रोफिलिक ये कैसे होगा? जब हम इस सॉल्वेंट के अंदर 10% वाटर रखेंगे और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है हमारे पास 10% होगा, तो ये हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेज़ हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। अब ये जो हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेज़ है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, यहाँ से ऑर्गेनिक जो डिज़ोल्व गैसेस हैं वो रिमूव हो जाएंगे और फर्दर यहाँ पे सैंपल के अंदर ये मिक्स हो जाएगा। अब जो सैंपल के अंदर जो है, सैंपल के अंदर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा इसके अंदर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब इन केस जो है सबसे पहले ये सिंस हमारे पास ये जो कॉलम है ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है, तो जो हाइड्रोफोबिक सैंपल के कंपोनेंट्स होंगे वो कॉलम के अंदर मूव करेंगे। अब जब कॉलम के अंदर वो मूव करेंगे तो वो इधर अटैच हो जाएंगे हाइड्रोफोबिक उसके साथ, जो कॉलम है उसके साथ। फिर क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास वेस्ट जो है, मतलब कि यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब लगी होती है जहाँ जिससे क्या होगा हमारे पास जो हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे पास सेपरेट आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे फिर क्या होगा? जब हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट सेपरेट होंगे तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होगा जिसको डिटेक्ट करेगा एक डिटेक्टर और वो फर्दर इस सिस्टम की तरफ इसको भेज देगा। फिर क्या होगा? अब हमारे पास ये सारा सिस्टम हो गया है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास कलेक्ट हो गए हैं। अब हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जब हमारे पास कलेक्ट हो गए तो हमने अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को वापस चेंज कर देना है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इसमें से पास नहीं हो सकते जब तक ये कॉलम जो है वो हाइड्रोफोबिक है।
अब क्या होगा, हमारे पास जो सॉल्वेंट है हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चेंज कर देते हैं, उसकी पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। वो कैसे चेंज होगा कि जब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है उसको उसकी कॉन्सेंट्रेशन 90% कर दें और जो वाटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10% कर दें, तो हमारे पास वो हाइड्रोफोबिक बन जाएगा। एज अ रिज़ल्ट हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स अब यहाँ से मूव कर सकते हैं कॉलम में से, क्योंकि कॉलम हाइड्रोफोबिक है। और यहाँ पे अगेन एक दूसरी ट्यूब अटैच कर दी जाती है जिसके थ्रू क्या जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है वो अब हमारे पास कलेक्ट होंगे। अब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट कलेक्टिंग ट्यूब्स में कलेक्ट कर दिया जाता है और यहाँ पे अगेन हमारे पास डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा और सिग्नल जनरेट हो जाएगा। अब आगे जो क्रोमेटोग्राम है वो हमारे पास किस तरह बनता है। सबसे पहले जब हम बफर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हमारे पास ये वाली बेस लाइन जनरेट होती है। ये बेस लाइन जो है हमारे पास, ये बेस लाइन ये हमारे पास क्या है, ये तब जनरेट होती है जब हम बफर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि कॉलम को प्रिपेयर करती है सेपरेशन के लिए। उसके बाद हमारे पास एक पीक जो है वो नज़र आ रही है, ये वाली, जो कि क्या शो कर रही होती है कि कितना हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कि जो कंपोनेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। उसके बाद हमारे पास रिटेंशन टाइम होता है। रिटेंशन टाइम क्या चीज़ शो कर रहा होता है कि कितने टाइम के लिए वो कंपोनेंट जो है वो कॉलम के अंदर उसने स्टे किया है। अब इस हमारे पास एक्स एक्सिस है, इस पे हम रिटेंशन टाइम को लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम किसको लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन या एब्जॉर्बेंस को लेते हैं और इस ग्राफ को हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड्स सेलेक्ट करते हैं। स्टैंडर्ड्स हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, अब हमारे पास सैंपल जो है वो अननोन है, हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है। अब पहले से हमारे पास स्टैंडर्ड प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने उस कॉलम में से ग्लूकोज पास की थी पिछले टाइम में, फॉर एग्जांपल हमने एक दिन पहले उससे ग्लूकोज जो है वो पास की थी, तो क्या होगा, हमारे पास एक पीक बनेगी 5 मिनट्स पे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पीक बनी कितने मिनट पे, 5 उसका रिटेंशन टाइम था। अब हम दूसरी जो है, दूसरा हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसका रिटेंशन टाइम क्या है, फॉर एग्जांपल इसका रिटेंशन 9 मिनट्स है। तो क्या होगा, अगर हमारे पास एक पीक 5 मिनट पे बन रही है, ये हमारे सैंपल का ग्राफ है, अगर एक पीक यहाँ पे 5 मिनट पे बन रही है और दूसरी पीक 9 मिनट पे बन रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे सैंपल के अंदर ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और सुक्रोज भी प्रेजेंट है। तो इस तरह इस ग्राफ को रीड किया जाता है और इससे हम पीक एरिया से हमें पता चल जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन उसकी कितनी है, मतलब कि उसकी क्वांटिफिकेशन हो जाती है और इसके अलावा हमें पता चल जाता है कि उसका रिटेंशन टाइम कितना है और कितने टाइम के लिए वहाँ पे उसने स्टे किया है। फिर हमारे पास आता है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी और HPLC के बीच में डिफरेंस क्या है। अब जो HPLC है उसमें क्या होता है कि हैवी प्रेशर के थ्रू जो है वो जो मोबाइल फेज़ है वो स्टेशनरी फेज़ से जो है वो मूव कर रहा होता है, लेकिन जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है ये स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि ये ग्रेविटी की बेसिस पे जो मूवमेंट होती है वो ग्रेविटी की बेसिस पे होती है। यहाँ पे कंपोनेंट्स ग्रेविटी की बेसिस पे कॉलम से मूव करते हैं। फिर हमारे पास आता है कि केमिकल ग्रुप्स की बेसिस पे HPLC की कौन सी टाइप्स हैं। अब जैसे ये नॉर्मल फेज़ जो है ये पोलैरिटी की बेसिस पे जो है, ये वाला ये यहाँ पे जो है ना ये पोलैरिटी की बेसिस पे है और ये 3 जो है हमारे पास केमिकल ग्रुप की बेसिस पे जो है हमारे पास ये 3 टाइप्स हैं HPLC के। तो जैसे रिवर्स फेज़ हमने पिछला पढ़ा कि उसमें क्या होता है कि रिवर्स फेज़ में हमारे पास जो ये मोस्टली यूज़ होता है रिवर्स फेज़ इंडस्ट्रीज़ में, और यहाँ पे जो मोबाइल फेज़ होता है हाइड्रोफिलिक होता है और स्टेशनरी फेज़ हाइड्रोफोबिक होता है। लेकिन नॉर्मल फेज़ के अंदर क्या होता है कि मोबाइल फेज़ जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है और स्टेशनरी फेज़ हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब कि रिवर्स होता है रिवर्स फेज़ HPLC का। अब नॉर्मल फेज़ के अंदर स्टेशनरी फेज़ को हम कैसे हाइड्रोफिलिक बना सकते हैं, अगर हम सिलिका जो है मतलब SiOH यूज़ करें तो OH ग्रुप जो है उसको पोलर बना देती है। फिर हमारे पास दूसरी जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल ग्रुप वो है आयन एक्सचेंज HPLC। इसमें क्या होता है कि जो हमारे सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये हमारे पास सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं और जो स्टेशनरी फेज़ है वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो इसमें क्या होता है, फिर इस तरह सेपरेशन जो है मॉलिक्यूलर चार्ज की बेसिस पे होती है। अगर हम स्टेशनरी फेज़ को पॉजिटिव बना रहे हैं तो हमारे पास सैंपल जो है अगर उसमें नेगेटिव आइंस हैं तो वो स्टेशनरी फेज़ के अंदर आएगा, और अगर हम स्टेशनरी फेज़ को नेगेटिवली चार्ज बना रहे हैं तो जो सैंपल के अंदर पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो अंदर जाएंगे कॉलम के। तो इस तरह ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर चार्ज जो है वो सेपरेशन होती है। फिर हमारे पास साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी जो है इसको जेल परमिएशन या जेल फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है।
इसमें क्या होता है कि हमारे पास पोरस बीड्स यूज़ किए जाते हैं। ये हमारे पास पोरस बीड्स जो हैं वो शो किए गए हैं, और इन बीड्स के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स तो एंटर हो सकते हैं, लेकिन लार्ज पॉलीमर्स जो हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आउटसाइड ही रह जाते हैं। तो इस तरह मॉलिक्यूलर साइज़ की बेसिस पे जो सेपरेशन होती है उसको साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। फिर हमारे पास आता है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जो सोल्यूट है वो एड्जॉर्ब हो जाता है स्टेशनरी फेस के ऊपर, तो इस तरह इसकी सेपरेशन होती है। फिर फर्दर जो है हमारे पास जो क्लासिकल टेक्निक है और HPLC, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए हुए हैं कि HPLC जो है उसमें जो कॉलम है उसमें कॉलम का डायमीटर जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो बहुत स्मॉल होता है, और जो कॉलम है वो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है। इसके अलावा कॉलम पैकिंग के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है और रेजोल्यूशन पावर इंक्रीज़ हो जाती है। फिर आता है मोबाइल फेज़। मोबाइल फेज़ में क्या है, मोबाइल फेज़ में हमारे पास जो फ़्लो है वो कंट्रोल हो सकती है, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं हम फ़्लो रेट को। फिर हमारे पास सैंपल है, तो सैंपल बहुत प्रिसाइज़ होता है। फिर पंप आता है, ये इसका बहुत गुड पंपिंग सिस्टम होता है HPLC का एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल टेक्निक। फिर ये बहुत ज़्यादा मतलब रैपिड एनालिसिस ये कर सकता है, बहुत रैपिड प्रोसेस विद इन मिनट्स ये कंप्लीट हो जाता है। इसकी रेजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, और इसके अलावा हमारे पास जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं, स्मॉल प्रोटीन्स जो हैं वो स्टेबल होती हैं इसके अंदर, वो डीजेनरेट नहीं होती। डीजेनरेशन अगर हो गई उनकी तो फिर हमारे पास HPLC जो है मतलब वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो स्मॉल प्रोटीन्स जो हैं वो इजीली मतलब वो स्टेबल होती हैं उसके अंदर। इसके अलावा प्रोसेस ऑटोमेटिक है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि HPLC कॉस्टली मेथड है, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, सेंसिटिविटी कम है, और इसके अलावा ये वाइडली यूज्ड है। सॉरी, ये वाला पॉइंट जो है ये एडवांटेजेस में आता है कि वाइडली यूज्ड है, मतलब कि इसको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फार्मास्यूटिकल, फूड इंडस्ट्री, इन्वायरमेंटल इंडस्ट्री के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। फिर HPLC वर्सेस FPLC। HPLC क्या है हमारे पास, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जबकि जो उसका अल्टरनेटिव है वो है फास्ट प्रोटीन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। HPLC जो है उसके अंदर हाई प्रेशर यूज़ किया जाता है मोबाइल फेस को कॉलम में से, मतलब स्टेशनरी फेस से पास कराने के लिए, जबकि FPLC में क्या होता है, लो प्रेशर यूज़ किया जाता है। HPLC में क्या होता है कि हमारे पास मैट्रिक बीड्स जो होते हैं, मतलब वो रेजिन्स की बेस, मतलब सिलिका वगैरह हम इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बीड्स यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिना वगैरह, जबकि यहाँ पे पॉलीमर्स की बेस पे जो है मैट्रिक्स बीड्स जो है वो तैयार किए जाते हैं और फिर जो है वो कॉलम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। HPLC में जो कॉलम है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, जबकि यहाँ पे ये ग्लास या इनर्ट प्लास्टिक का बना हुआ होता है। HPLC एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू FPLC। FPLC इकनॉमिकली मोर अट्रैक्टिव है। फिर FPLC जो है उसकी रेजोल्यूशन पावर भी ज़्यादा है HPLC से, और इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है। Thank you so much for watching my video, and if you like my video, do like, share and subscribe.